नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 4 है। इस एपिसोड में हम अज्ञे के काव्य सौंदर्य की विशेषताओं का विवेचन करेंगे और अज्ञे के काव्य शिल्प का परिचय के रूप में भी इसे हम जानेंगे। आरंभ करते हैं। शब्द और अर्थ की भांति वस्तु और शिल्प का अविभाज्य संबंध है। वस्तु को शिल्प से अलग नहीं किया जा सकता। संवेदनाओं को शिल्प ही रूप प्रदान करता है। रचना का काव्य शिल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह वस्तु जिसकी संप्रेषण होना है। शिल्प मात्र रूप की तुलना में इसे अधिक महत्व दिया गया है। जहाँ वस्तु के अनुकूल छंद, रूप, बिंब एवं शिल्प के प्रभावपूर्ण हो जाती है, कवि अपनी अनुभूतियों को जिन माध्यमों से प्रस्तुत करता है ये वो शिल्प के उपकरण कहे जाते हैं। नए कवियों में अज्ञे का नाम अग्रणी है, जिनमें उत्कट प्रयोग चेतना है जो उन्हें नई जमीन तोड़ने को प्रेरित करता है। तभी तो अज्ञे को नई राहों के अन्वेषी के रूप में ख्याति मिली। सामान्यतः शिल्प के उपकरणों में बिंब विधान, प्रतीक योजना, मिथक प्रयोग और प्रस्तुत विधान, भाषा और छंद तथा लय को प्रमुख माना जाता है। इन्हीं के संदर्भ में अज्ञे के काव्य शिल्प की समीक्षा की जा सकती है, जो निम्न प्रकार की है। पहला, बिंब प्रयोग। बिंब शब्द मानव प्रतिमा का पर्याय है। काव्य में बिंब के प्रयोग का इतना अधिक महत्व है कि इनके आधार पर कवि के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अज्ञे ने बिंबों का प्रयोग अपनी भाषा में मूर्तिकरण की क्षमता बढ़ने, चिंतन की अधिक प्रेरणित बनाने, वस्तु की अधिक ग्राह्य एवं स्पष्ट करने तथा उसे प्रतीक से युक्त कर सत्यान्वेषित में सहायक बनाने के लिए किया गया है। हरी घास पर क्षण भर एवं बाद की रचनाओं में बिंबों की बहुल के साथ विभिन्नता भी दिखाई देती है। साध्य एवं साधन रूप में बिंबों के प्रयोग के अतिरिक्त मानवीय संवेदना के सभी केंद्रों को छूने वाले बिंबों का प्रयोग अज्ञे के काव्य में मिलता है। अज्ञे के काव्य में दृश्य बिंब, अलंकृत बिंब, प्राकृत बिंब, इंद्रिय बिंब और भावपरक बिंबों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियों को देखते हैं, जिसमें हमें शब्द पूर्णिमा का बिंब पूरी दृश्यात्मकता के साथ हमारे सामने आ जाता है। चांद चितेरे हाँक रहा है, शारद नभ में एक चिड़ का खाका। यहाँ कवि का मूल उद्देश्य शरद पूर्णिमा का बिंब प्रस्तुत करना है। यह बिंब मात्र चित्र न होकर कवि की संवेदना का रूप भी स्पष्ट करता है। इसी तरह के बिंब चिड़िया की कहानी, फूलों की सांझ, रात में गांव, धूप, बसंत, पहाड़ी यात्रा और पगडंडी आदि कविताओं में देखे जा सकते हैं। प्रकृति के बिंबों का प्रयोग जिनमें विराटता पर्याप्त मात्रा में है, अज्ञे के बिंब विधान की उल्लेखनीय विशेषता है। स्पष्टीकरण के लिए निम्नांकित गतिशील बिंब देखिए, जो सागर का है और जिसमें प्रकृति का सौंदर्य तो है ही, ध्वन्यात्मक भी पर्याप्त मात्रा में है। पहले सागर आंक विस्तीर्ण प्रगाढ़ नीला, ऊपर हलचल है भरा, पवन के थपेड़ों से आहत। इसी प्रकार यह बिंब भी देखिए, जिसमें अलंकृति भी है और संध्याकालीन धूप का प्रभावशाली रूपांकन भी है। सूप भर धूप कनक, यह सुने नभ में नहीं बिखर, चौघाया वीर रहा है उसे अकेला एक कुरर। रंग, रूप, ध्वनि, गंध, स्पर्श और राग से संबंधित बिंबों का अज्ञे ने श्लिष्ट रूप प्रयोग किया है। रंग संवेदना की दृष्टि से संभवतः अज्ञे को लाल रंग सर्वाधिक प्रिय है। अगला देखेंगे प्रतीक विधान। अज्ञे के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग पर्याप्त विविधता से हुआ है। उनके काव्य में आए हुए प्रतीकों का संबंध प्रकृति, मनोविज्ञान, समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन और पुराण आदि विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ जाता है। पारस्परिक प्रतीकों के साथ नवीन बहुप्रचलित प्रतीकों
के साथ अपेक्षित गंभीर तथा आध्यात्मिक प्रतीकों के साथ व्यंग्यपरक एवं सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए अनेकानेक प्रकार के प्रतीकों की अवतारणा उनके काव्य में हुई है। अज्ञेय के काव्य में प्रकृति से संबंधित प्रतीकों की संख्या सबसे अधिक है। नदी, द्वीप, सागर, तट, आंगन, द्वार, डगर, पगडंडी, आकाश, सूर्य, तारे, बादल, इंद्रधनुष, शिशिर, धूलिकण, नाव, तिनका, बूंद, किरणें, भोर आदि प्रकृति से संबंधित प्रतीकों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में हुआ है। नदी के द्वीप अस्तित्व के संकट का बोध करता है। सागर का प्रयोग कहीं जीवन सत्ता के रूप में हुआ है, कहीं परमात्मा, परम सत्ता, महाकाल आदि के रूप में, भी कहीं उद्यम शक्ति एवं असीम वासना के रूप में। सागर का प्रतीक कवि को प्रिय भी है। पशुओं में भैंस, कुत्ता, गधा आदि प्रतीक बनकर आए हैं। अगला देखेंगे उपमान योजना। आधुनिक काल में उपमान के लिए अप्रस्तुत योजना का प्रयोग अधिक होने लगा है। अज्ञेय ने पुराने उपमानों को यह कहकर छोड़ने की सिफारिश की थी कि वे पुराने हो गए हैं और उनका अर्थ समाप्त हो गया है। काव्यांगिनी में आई हुई कलगी बाजरों की कविता अज्ञेय के नए प्रस्तुत और नए प्रतीकों की स्थापना को स्पष्ट कर देती है। अगला देखेंगे मिथक प्रयोग। मिथक का संबंध मूलतः मानव जीवन के सहज विश्वास के साथ जुड़ा होता है। इसे अक्सर प्राचीन एवं नवीन एवं समानांतरता दिखाने का माध्यम बनाया जाता है। देश काल कालातीत किसी सत्य की अभिव्यक्ति में मिथक सहायक है। अज्ञेय के काव्य में वेदकालीन, पुराणकालीन और बौद्धकालीन मिथक आए हैं। वेदकालीन मिथकों में आद्य मातृका, प्रकृति देवता, हिरण्य, मनु, इंद्र, प्रजापति आदि उल्लेखनीय हैं। मिथकीय संकल्पनाओं से जुड़े हुए पात्र, वस्तु, घटना, भाव आदि अपना प्रतिकार तो रखते हैं। वे मानव जाति के विश्वास, अतीत के प्रति अनुराग, किसी व्यापक सत्य का उपदेश के प्रति आस्था को भी व्यक्त करते हैं। कल्प वृक्ष भी अपनी शक्ति से व्यक्ति की आशा, अभिलाषाओं को पूर्ण कर देता है। किसी ने न ऐसी कामधेनु देखी, न कल्प वृक्ष की, परंतु मनुष्य अपने इस विश्वास से अनुराग करता है और इसे असत्य नहीं मानता। अज्ञेय ने मिथकों का प्रयोग प्रतीक के अतिरिक्त उपमान एवं संदर्भ के रूप में भी किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में बबूल के लिए देवदूत को उपमान बनाया गया है। देखते हैं। कांटों का किरीट धारे बने देवदूत, पीत बसन दमक उठे तिरस्कृत बबूल। अज्ञेय के काव्य में मिथक प्रयोग प्रायः प्रतीक एवं उपमानों की कोटि तक ही पहुंच पाया है। अगला देखेंगे छंद एवं लय विधान। अज्ञेय ने अपनी कविताओं में छंद एवं लय के अनेक प्रयोग किए हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में उनकी छंद योजना परंपरागत छंद विधान से प्रभावित है। बाद की रचनाओं में पूर्ववर्ती एवं समकालीन कविता का प्रभाव भी देखा जा सकता है। परंपरागत छंद विधान के अंतर्गत ही लोक धुनों का भी प्रयोग किया गया है। पानी, वासना, कतनी पूर्ण, अकेली न जयो, राधे यमुना के तीर, बसंत की बदली, चातक पियूं बोलो आदि कविताएं लोक धुनों के प्रयोग के लिए उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाएं कहीं तो लय और तुक के आंतरिक प्रभाव पर आधारित है, कहीं गंध की लय पर। दो एक शब्द की पंक्तियां वाले विशिष्ट छंद लिखने की प्रवृत्ति भी अज्ञेय में अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ती है। यद्यपि अज्ञेय ने छोटी से छोटी एक शब्द वाली पंक्ति तथा गद्य विधा वाले छंदों की संख्या ही उनके काव्य में अधिक है।
एक ही छंद में छोटी बड़ी पंक्तियों का प्रयोग निम्न कविता में देखा जा सकता है कि लहर पर लहर, सागर क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो। टकराइट पर तुमसे नहीं टकराते, कुछ ही तुमसे टकराता है और टूट जाता है जिसे तुमने नहीं तोड़ा। उपर्युक्त उदाहरण में एक शब्द वाली पंक्ति भी है और 8 शब्द वालों भी। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति तथा समान स्वर वाले शब्दों से लय निर्मित हुई है। लहरों के अनेक बार प्रयोग में लहरों के उमड़ने का बिंब भी उभरता है। कहा जा सकता है कि आगे की कविता प्रायः सर्वत्र लयात्मक है। आज की व्याख्यान बस इतना ही रहा। अगला एपिसोड अन्य विषय पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।